नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं विराग शाह। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आप ही के शो में। सवाल कीजिए, जवाब पाइए हमारी अदालत में विराग शाह के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ये शो बनाया है आपके लिए, और ये शो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि व्हाट्सएप पे आपको कई सारे ऐसे फेक न्यूज और ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं जिससे उस सारे न्यूज और सारे मैसेजेस से आप लोग पैनिक हो जाते हो। तो इस शो के माध्यम से सारी सच्चाइयों की तरफ हम बढ़ेंगे, सारे खुलासे होंगे और कि क्या सच है वो हम जानेंगे हमारे इस शो के माध्यम से। और हमारे सभी सवालों के जवाब देने हमारे घाटकोपर की नगर सेविका, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सो आइए उन्हें वेलकम करते हैं, आदरणीय श्रीमती बिंदुबेन त्रिवेदी जी। धन्यवाद। नमस्कार बिंदुबेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये शो में। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने कीमती कामों में से टाइम निकालकर हमारी जनता के लिए उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। दर्शक मित्रों, हम अपना शो स्टार्ट करें उससे पहले एक बात आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि नारी जब तक घर में है ना, वो तब तक एक नारी है, लेकिन वही नारी अगर हाथ में सच्चाई की मशाल लेके अगर बाहर निकले ना, तो एक शक्ति का स्वरूप बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, कि हमारे बिंदुबेन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो एक घर को भी संभालते हैं। नगर सेविका होने के कारण ऐसे कई कर्तव्यों को निभाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहती है। देश या किसी की भी कोई जरूरत हो या तो समाज की कोई सेवा हो, हमेशा एक चीज को लेके हमेशा स्टैंड करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि नारी एक शक्ति स्वरूप है। बिंदुबेन अभी एक दुर्गा स्वरूप लिया हुआ है और कह सकते हैं कि मल्टीटास्कर है बिंदुबेन। जी हाँ, इस समय में मल्टीटास्क करना बहुत ही कठिन है। हम लोग एक काम करके थक जाते हैं, बल्कि बिंदुबेन तो तीन जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर चल रही है। मुझे लगा कि ऐसी नारी के लिए मुझे कोई नाम उन्हें देना चाहिए। उस नाम क्या दूं, उसी जहन में था कि वही सोच रहा था। तभी मुझे सुबह मेरी दिमाग की बत्ती जली और मेरी मम्मी से मेरी बात हुई और मम्मी को मैंने बताया। तब मम्मी ने मुझे बताया कि वो अगर इतना सारा काम कर रही है और वो खुद भी एक नारी है, तो एक नारी को नाम दिया है नारी शक्ति। क्योंकि बिंदुबेन जो हिसाब से काम कर रही है और जो हिसाब से इस कोरोना की मारामारी के लिए, ना वो कभी दिन देखते हैं ना कभी वो रात देखते हैं। जब भी उन्हें कोई कॉल आता है, कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, बिंदुबेन हमेशा हर वक्त हर कॉल के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस शो के माध्यम से हम बिंदुबेन को आज से पहचानेंगे, नारी शक्ति बिंदुबेन त्रिवेदी जी। धन्यवाद। बिंदुबेन, आइए शो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारे कई ऐसे मुंबई और घाटकोपर के नागरिकों ने कई ऐसे सवाल किए हैं आपसे, उन सभी सवालों के जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि मुंबई जिस महामारी से गुजर रहा है, जिस कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसे कई सवाल उनके मन में हैं। तो उसी उम्मीद के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस फेस ऑफ राउंड की। और ये रहा आपके लिए पहला सवाल। स्लम एरिया के रहवासी हो या बिल्डिंग के रहवासी हो, अगर उनके घर में कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उनको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए और उसके आजू बाजू के जो रहवासी है उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है विराज। स्लम हो या बिल्डिंग हो, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही लोग पहले पैनिक हो जाते हैं। स्लम में लोग ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्लम के अंदर टॉयलेट एक ही रहता है और वो एक ही टॉयलेट कम से कम 200 से 300 लोग यूज़ करते हैं। बीएमसी की ओर से, प्राइवेट कंपनियों की ओर से बीएमसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है, वो सब भी उसको सैनिटाइज किया जाता है, सब किया जाता है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों को ये डर रहता है कि ये पॉजिटिव आया, ये कितनी बार वहाँ पे गया होगा और उसकी वजह से और कितने लोगों को उसका संक्रमण लगा होगा। वैसा ही बिल्डिंग में होता है कि कोई भी फैमिली का मेंबर पॉजिटिव आता है तो फैमिली के सारे मेंबर पैनिक हो जाते हैं
वो घर का मेंबर तभी पॉजिटिव आता है कि आपकी ही कोई सुविधा के लिए वो कुछ चीजें लेने के लिए घर से बाहर गया है। चाहे आपको वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, आपको ग्रोसरी चाहिए या कोई मेडिसिन चाहिए, वो लेने के लिए वो घर से बाहर गया है और कहीं ना कहीं कोरोना को लेके घर में आया है वो। तो जब वो पॉजिटिव आता है या उसको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो घर के लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अवॉइड करना शुरू करते हैं। आप यहाँ मत छुओ, आप ये मत करो, अभी बीएमसी आ जाएगी, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे। इस तरीके से उनको निग्लेक्ट किया जाता है या तो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार हमने नहीं करना चाहिए। उनके साथ सावधानी बरतनी अच्छी बात है, लेकिन प्यार से और हमदर्दी से उनके साथ उनको अलग रूम में रखा जाए और जब तक बीएमसी नहीं आती, जब तक उनका टेस्ट नहीं होता, उनका टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आता, तब तक उनको अलग तरीके से रखा जाए और अच्छी तरह से सावधानी के साथ उनके साथ बरतना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जरूर। उसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल हमारी ऑडियंस ने आपके लिए किया है कि अगर किसी फैमिली मेंबर में सिम्टम्स पाए जाते हैं और उनको टेस्टिंग कराना है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसी के भी सिम्टम्स, फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही उन लोगों का फोन हमारे सारे पॉलिटिशियन, मुझे भी करेंगे, हमारे घर को पर के जितने पॉलिटिशियन हैं सबको करना वो लोग शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल उनको जो बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो मेथड है वो मालूम नहीं है उनको, तो वो बोलते हैं हमें अभी का अभी टेस्ट करना है। तो वैसे टेस्ट नहीं हो सकता है। अगर अभी आपको वो सब सिम्टम्स लगते हैं और आपको अभी वो टेस्ट करना है तो वो नहीं हो सकता है। आपके फैमिली जो भी डॉक्टर्स रहते हैं उनके पास जाइए। बीएमसी के डिस्पेंसरी में जाना होता है। बीएमसी के डिस्पेंसरी के टाइमिंग्स सुबह 10 से 12, दोपहर को 1 से 4, मतलब ये स्पेसिफिकली कोविड का जो चेकअप कराना है उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। एनेक्स्चर 1 का फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म भरने के बाद उसके ऊपर डॉक्टर का स्टैंप होना चाहिए। वो होने के बाद, वो स्टैंप और ये लगने के बाद आपने लैब में जाना है, या तो अगर सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमन वगैरह है तो लैब में से भी उनका जो टेक्नीशियन होता है वो घर पे आके भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके पहले हमारी जो तैयारी होनी चाहिए उसमें एनेक्स्चर 1 का फॉर्म भरना, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना और वही डॉक्टर का जो एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर हो, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन वो रेडी हम रखने के बाद वो लोग आके टेस्ट लेके जाते हैं या तो लैब में टेस्ट करते हैं। तब तक ये टेस्ट हम नहीं कर सकते। आई होप कि जो भी दर्शक मित्र ये सुन रहे हैं कि आपको पता चला रहेगा कि आपको किसी भी बात को लेकर पैनिक नहीं होना है। और भी सवाल हमें यहाँ पे है और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि बिंदुबेन एक माध्यम है, वो सारी बातों का खुलासा करने हमारे साथ आज जुड़े हैं। सो प्लीज आप उनसे बराबर कनेक्ट रहिए और ये बातें समझिए कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो सिम्टम्स आ जाता है तो हमें उसका किस तरह से ख्याल रखना है। सवाल में आगे बढ़ते हुए हमें एक सवाल आया हुआ है कि अगर किसी मरीज में सिम्टम भी है, उनको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत भी है और रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहोगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि उनका अभी तो अगर सिम्टम्स भी नहीं है और कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज है जिसको लेबर पेन शुरू होता है, समय से पहले लेबर पेन शुरू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी को डेट भी दी जाती है कि ये आपकी ड्यू डेट है, तो समझो कि उसके 24 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम कोविड का टेस्ट करा के रखते हैं। अभी जो सिस्टम है वो हिसाब से आपको कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपका कोविड का रिपोर्ट होना जरूरी है, बाद में ही एडमिट करते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन या ऐसे कोई डायलिसिस पेशेंट रहेंगे या प्रेग्नेंट महिला रहेगी तो उनके लिए वो ऑप्शनल छोड़ा गया है। उनको एडमिट करते हैं और उनका रिपोर्ट भी निकालते हैं। इमरजेंसी रहेगी तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, लेकिन इमरजेंसी नहीं रहेगी ऐसे पेशेंट को खाली कोविड के सिम्टम्स है, फीवर है, खांसी है, फीवर है, ये सब है,
तो उनको जब तक रिपोर्ट नहीं आता एडमिट नहीं किया जाता या क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं भेजा जाता। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा भी है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी के लोगों को संक्रमण लगने के चांसेस भी है। घर अगर छोटा है, घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है और उनको रिपोर्ट की राह देखनी पड़ती है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। सो इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है। आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा कि घाटकोपर में कम्युनिटी क्लिनिक बिंदुबेन ने स्टार्ट की है और हम सब यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये कम्युनिटी क्लिनिक आपने जो स्टार्ट किया है उसके पीछे का क्या कारण है और किस लिए? कम्युनिटी क्लिनिक हमने 1 महीने पहले शुरू की। उस वक्त सिचुएशन घाटकोपर के अंदर ऐसी थी कि प्राइवेट जो भी डॉक्टर्स है वो क्लिनिक नहीं खोल रहे थे और वो क्लिनिक खोलने से भी कोरोना के जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो बढ़ने के चांसेस भी बहुत थे और बहुत सारे डॉक्टर्स डर भी रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर पॉजिटिव भी आ रहे थे। उसकी वजह से वो क्लिनिक नहीं खुल रही थी और जो बाकी के जो लोग हैं जिनको कोविड के सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी जिनको दवाई की जरूरत होती है, तो किसी को ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है, किसी को स्किन, किसी को डेंटिस्ट, किसी को जनरल चेकअप, जनरल दवाई के लिए भी जाना है, तो वो जाने के लिए कोई भी डॉक्टर की क्लिनिक खुली नहीं होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट को परेशान होना पड़ता था। फिर चाहे वो स्लम एरिया के हो, बिल्डिंग एरिया के हो, सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो। इसीलिए हमने एक कम्युनिटी क्लिनिक खोली और कम्युनिटी क्लिनिक खोलने के बाद हमने टाइमिंग सिर्फ 2 ही घंटा रखा था, दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का, पर रोज ही घाटकोपर के सारे डॉक्टर्स उसमें सेवा दे रहे थे, सब लोग आ रहे थे और बहुत सारे 100 से ऊपर रोज के पेशेंट भी आते थे और हम उनको जनरल चेकअप करके दवाई फ्री में मेडिसिन भी दे रहे थे, एक भी पैसा लिए बिना। और ऐसा हमने 1 महीने से ज्यादा तक वो कम्युनिटी क्लिनिक हमने चलाई। बाद में धीरे धीरे डॉक्टर्स खुलने लगे, फिर हमने मोबाइल वैन भी शुरू की और मोबाइल वैन के माध्यम से हमने अलग अलग जगह पे जाना शुरू किया, चाहे स्लम हो, बिल्डिंग्स हो, लोगों का स्क्रीनिंग वगैरह हमने शुरू किया और जनरल चेकअप भी शुरू किया, फ्री में मेडिसिन भी देना शुरू किया, वो सब किया। फिर क्लिनिक हमने बंद की और हम खुद लोगों के द्वारा डॉक्टर अपलादारी करके जैन संगठन के माध्यम से हमने वो कार्यक्रम घाटकोपर के अंदर शुरू किया और बहुत लोगों तक हम पहुंचे। बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टरों में अभी भी वो डर है। कुछ डॉक्टर घाटकोपर ईस्ट हो या वेस्ट हो, वो लोग नहीं पहुंच रहे अपनी क्लिनिक पे, नहीं क्लिनिक ओपन हो रही है और ऐसा देखा जाता है कि कहीं जगहों पे एक ही डॉक्टर की जगह पे कुछ 30-40 लोग एक साथ खड़े हुए हैं। तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक डॉक्टर को अटेंड करना है 30 से 40 पेशेंट को। और आपकी जो कम्युनिटी क्लिनिक अभी मोबाइल वैन से स्टार्ट हुई है, अगर उनके लिए किसी को अगर संपर्क करना हो तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? अगर अपनी कोई भी रूटीन चेकअप या कोई भी नॉर्मल हेल्थ के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं जी, तो जी हमारी डॉक्टर आपके द्वार करके जो हमने मेडिकल वैन शुरू की है, उसका पूरा सेटअप मेरा सन रचित त्रिवेदी कर रहा है और सब जगह पे मैंने उनका नंबर भी स्प्रेड किया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ही एरिया में कर रहे हैं, पूरे घाटकोपर के अंदर जहाँ से हमको इंक्वायरी आई है, जहाँ पे उन लोगों ने अपनी तैयारी दिखाई है कि हमारे बिल्डिंग में हमको करना है, प्लीज आप हमारे चेकअप के लिए आए, वो सारी जगह पे मेरा वार्ड तो 100% पूरा कंप्लीट होने आया है। लेकिन घाटकोपर ईस्ट हो या वेस्ट हो, और ऐसी 5 मोबाइल वैन घाटकोपर के अंदर चल रही है भारतीय जैन संगठन के माध्यम से, और वो 5 वैन फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हो, शिवसेना का नगर सेवक हो, एनसीपी का नगर सेवक हो, सबके एरिया में सबको हमने ये ऑफर भी की है और पूरे एरिया में सबके साथ सब जगह पे ये चल रही है और सभी लोगों का चेकअप भी हो रहा है। और कम्युनिटी क्लिनिक के माध्यम से भी हमने 4,500 से 5,000 माइग्रेंट का हमने मेडिकल भी वहां पे किया, क्योंकि जो हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स और जो फॉर्म्स वगैरह निकाले थे, 10,000 से ज्यादा लोगों के हमने फॉर्म भरे और 5,000 माइग्रेंट के हमने वहां पे मेडिकल किए। वो मेडिकल करने के बाद ही उनको अपने गांव जाने की परमिशन मिलने वाली थी, उसके बाद ही उनको ट्रेन या प्राइवेट व्हीकल से जाना है तो वो हिसाब से ही वो जा सकते थे।
तो वो भी हमने किया। ओके बेंजामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मॉनसून ऑन द वे है, एक्चुअली ऑन द वे नहीं है, कुछ झलकियां, कुछ बारिश ऑलमोस्ट आ गई है, शुरू हो चुकी है। अगर केरला में बारिश शुरू हो जाती है तो मुंबई में भी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बीएमसी की कितनी तैयारी है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से काफी लोग अपने घरों में बैठे हैं, कई दुकानें बंद हैं और जो भी बीएमसी वर्कर है सारे कोविड रिलेटेड कामों में जुड़े हुए हैं। बट अब सीजन आ रही है मॉनसून की जहां हमें बीएमसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो उसके लिए कितनी पूरी तैयारी हो चुकी है कि हमारे जो जनता है कोविड से जो डर रहे थे, बट वो आशा करते हैं आपसे कि ये मॉनसून की कोई भी तकलीफ से वो ना फेस करे, कोई भी प्रॉब्लम। विराग, ऐसा है कि बीएमसी की तैयारी मॉनसून से पहले हमेशा बताई जाती है, राइट। और मॉनसून आने के बाद वो तैयारी कितनी हुई है उसका रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है। मुंबई डूबेगी नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुंबई हमेशा डूबती है। राइट। हर एरिया में, मेरे एरिया में भी हमने बहुत सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन वगैरह के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हमने पूरे प्रयत्न किए हैं और ये काम बिफोर 2 मंथ हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं। कि सबसे ज्यादा जो मेरा एरिया है कामागली है, नवरोजी लेन है, किरोल रोड है, जोली जिमखाना है, वहाँ बहुत सारा पानी भरता है, क्योंकि मेरा जो वार्ड है वो पूरा सौसर टाइप का है, चारों तरफ से पानी नीचे आता है। जैसे गंगावाड़ी है, नित्यानंद नगर है, तो ऊपर पूरा डोंगर है, डोंगर से पानी पूरा मट्टी के साथ नीचे आता है। तो डिसल्टिंग का काम होने के बाद भी वो पूरा डोंगर की मट्टी वो अंदर जाती है और उसकी वजह से पानी भरता है और पानी पूरा स्लम में भरता है। मेरे वार्ड में हमने करवा के, पूरे मुंबई का तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है, आपको भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि कैसी बीएमसी की तैयारी है। और हर बार बीएमसी बड़े बड़े आंकड़े बताती है कि हमारी ये तैयारी है, इस बार मुंबई डूबेगी नहीं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने इतनी नाला सफाई की है, हमने इतना ये निकाला है, डिसल्टिंग का काम इतना हुआ है, करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़े बड़े आंकड़ों में दिखाई जाती है। लेकिन जब बारिश आती है और कंटिन्यू 8 दिन बारिश आती है तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या तैयारी है। तो मेरा अभी से ये बोलना और 8 दिन के बाद वो चीज को देखना, मुझे लगता है कि वो देखने के बाद आप तय करें कि बीएमसी की क्या तैयारी। राइट, आपकी बात सही है। बट मॉनसून की तो तैयारी लेकर आपसे तो सवाल था, लेकिन अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि 3 और 4 को एक बड़ा तूफान महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ मुड़ने वाला है, और जिसमें हमें मुंबई को रेड अलर्ट किया गया हुआ है। तो जो साइक्लोन की बात चल रही है उसके लिए बीएमसी पूरी तरह से तैयार हुआ है, क्योंकि अगर कोरोना की ये महामारी है और अगर ये बारिश की सीजन शुरू हो गई, उसमें अगर कोई तकलीफें बढ़ी और ये ऊपर सब ये तूफान, सो कहीं ना कहीं हम एक चीज से निकल रहे तो दूसरी चीज में अटक रहे हैं। सो अब ये क्वेश्चन है कि ये जो साइक्लोन की बातें चल रही है, अगर बहुत डरावनी बातें हैं, कितना डर है, कितनी सच्चाई, और उसके लिए कितनी तैयारी बीएमसी तक पहुंची है और कर रही है। विराग, आपने जैसे बोला कि हम एक चीज से निकल रहे हैं और दूसरे में आ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि कोरोना महामारी से अभी हम निकले भी नहीं। हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब है। वही सिचुएशन में हमें ये दूसरी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ये निसर्ग जो साइक्लोन हमारे यहाँ आने की जो तैयारी आने वाले 3 और 4 तारीख को बताई जा रही है, और उसकी झलकियां अभी हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, गुजरात वगैरह जहां जहां वो आया है, केरला में तो बारिश भी शुरू हो गई है और वो झलकियां हमें दिखनी शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र में अभी जो दिखाया जा रहा है कि इतनी तेजी से आएगा, इतनी स्पीड से आएगा, और उसके लिए तैयारी बीएमसी कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, लेकिन हमने सिटीजन्स ने अपनी ओर से सारी तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने घर के अंदर क्या तैयारी करनी है, घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, हमारे बाहर के एरिया में वगैरह हमने जो तैयारी करनी है वो हमें करनी चाहिए। बीएमसी अपनी तैयारी करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी तैयारी करेगी, लेकिन हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें व्हाट्सएप के माध्यम से आज घूम रही है। सबने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि हमने लाइट अगर चली गई तो हमारे घर के अंदर मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च
घर के रेडियो को चार्ज करके रखना है कि जिसके अगर हमारे फोन चार्ज करके हमने रखे, लेकिन अगर लाइट चली गई और हमने फोन का ज्यादा यूज किया और बाद में हमें किसी भी माध्यम से बाहर की कंडीशन पता नहीं चल रही है, तो वो हमें कैसा पता चले। वो सारे जो प्रिकॉशंस है उसके लिए लेने हैं। हमारी गाड़ियां, खास करके हमारी गाड़ियां ओपन या कोई भी झाड़ के नीचे हमने पार्क नहीं करनी चाहिए। अगर ये साइक्लोन की वजह से झाड़ वगैरह टूटे तो गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। हमारे व्हीकल्स भी रास्ते के ऊपर हम पार्क नहीं करें। अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस वगैरह को निकलना है और हमने ऐसी कुछ गलत जगह पे गलत व्हीकल्स पार्क कर दिए, जिसकी वजह से अगर इमरजेंसी है ऐसे व्हीकल्स को निकलने में वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम सिटीजन्स लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से एक तो हमारे परिवार या हमारे बाहर के सिटीजन्स या जो 24 आवर्स बाहर काम करते हैं, जो डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, उन लोगों को हमारी ओर से कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। हम किसी का ऐसा माध्यम नहीं बने कि जिनकी वजह से किसी को तकलीफ हो। ये सब सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी चाहिए और अलर्ट रखना चाहिए, रहना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए उसका हम सामना कैसे कर सके। डरने से कुछ नहीं होगा, सामना करना चाहिए। बट अगर ये घर में अगर ध्यान रखना है, बट ये कुछ इफेक्ट इन पे नहीं होगा जो रेड अलर्ट हुआ है और अगर समझो बिजली चली गई और जो वेंटिलेटर चालू है, जो आईसीयू में एडमिट, बिल्कुल, तो अगर वहाँ पे बिजली नहीं मिली तो उसके लिए बीएमसी कुछ तैयारी में है? अगर जो भी पेशेंट वहाँ पे एडमिट है, वहाँ पे जनरेटर वगैरह की उन लोगों ने तैयारी रखनी चाहिए। अगर वेंटिलेटर पे बहुत सारे, मतलब अभी तो आप जैसे जानते हैं कि मुंबई के अंदर सारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर वैसे भी कम है, और वेंटिलेटर पे वैसे ही लोगों को रखा गया है जो एकदम क्रिटिकल है। तो वेंटिलेटर वगैरह सारे हॉस्पिटल में ये तैयारी अगर बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, तो अभी से सारे हॉस्पिटल्स के अंदर वो सब जनरेटर के माध्यम से वो सारी आईसीयू के अंदर तैयारी करनी चाहिए कि वहां पे जो पेशेंट है उनको ये दिक्कतें नहीं आए। बहुत ही अच्छा किसी नागरिक ने आपसे पूछा है कि जितनी तैयारी एक सरकार कर रही है, जितना ध्यान एक सरकार को रखना है इस कोरोना की मारामारी से बचने के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी भी खुद बहुत सारी गलतियां हैं। हम भी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई बार आपको निर्देश दिया जाता है कि स्ट्रिक्टली लॉकडाउन पे अमल करने वाले थे, बट काफी टाइम इसको डिले कर दिया गया है। सो इनका ये सवाल है कि हमारी भी कहीं ना कहीं पे बहुत मिस्टेक होती है और हम लोग भी सरकार का साथ ना देते हुए सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। सो घाटकोपर में क्यों ऐसा नहीं हो सकता 10 या 15 दिन स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का अमल फरमान दिया जाए? सही बात है। मैं पिछले 1 महीने से सबको आह्वान कर रही हूँ, सारे नगर सेवक और सभी लोगों को, जब एनवार्ड के अंदर हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है तो मैंने ये बात बहुत बार बताई है। हमारे वार्ड ऑफिसर आंबी साहब से भी मैंने बात की है, हमारे डीएमसी सर से भी मैंने बात की है, बाकी सारे नगर सेवकों को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि घाटकोपर को कम से कम 10 दिन पूरा लॉकडाउन किया जाए और पूरा मतलब सिर्फ मिल्क और मेडिकल 2 को छोड़ के कोई भी एसेंशियल चीज के लिए किसी ने बाहर नहीं निकलना है, और कर्फ्यू मतलब कर्फ्यू, कोई भी बहाना करके किसी ने बाहर ही नहीं निकलना है। और ये हम कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं। कल्याण डोंबिवली के अंदर 15 दिन में एक ही बार सब्जी की मार्केट 2 घंटे के लिए खुलती है। मीरा भाईंदर के अंदर 15 दिन में एक ही बार फ्रूट और सब्जी की मार्केट खुलती है। 2 घंटे के अंदर जिनको जो सब्जी मिलती है वो लेके वो घर के अंदर जो चीज है उसमें चलाते हैं, जो चीज है उसमें बेस्ट बना के फैमिली के साथ अच्छे से रहते हैं और सब कर रहे हैं। तो घाटकोपर हम लोग कोई ऊपर से उतरे हुए लोग नहीं है। घाटकोपर को ये सब चीजों के बिना क्यों नहीं चलता? घाटकोपर के लोग लॉकडाउन को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं 100% ये चीज मानती हूँ कि लॉकडाउन का प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये संक्रमण बढ़ रहा है। घाटकोपर के केसेस आज से 15 दिन पहले जो थे और आज उसके आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। डेफिनेटली। और वो बढ़ रहे हैं, उसका कारण हम जानते हैं, क्योंकि हमें सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक भाजी मार्केट खुलनी चाहिए। क्यों?
एक दिन हम भाजी लेने निकलते हैं, सब्जी लेने निकलते हैं, तो 4-5 दिन की, 8 दिन की भाजी साथ में लेके हम क्यों नहीं आ सकते? 4-5 दिन के फ्रूट्स हम साथ में क्यों नहीं ले सकते? मेडिसिन, हमारी रेगुलर जो मेडिसिन है उसकी रिक्वायरमेंट हमें मालूम है कि हमारे फैमिली के 2 मेंबर्स है जिनको पूरे महीने में ये मेडिसिन लगती है, तो एक ही दिन जाके हम पूरे महीने की मेडिसिन ला सकते हैं। लेकिन मेडिसिन लेने के बहाने हम इडली का खीरा लेने निकलते हैं, हम मैगी लेने निकलते हैं, हम बिस्किट, पानी पूरी, ऐसी सब चीजें लेने के लिए हम निकलते भी हैं, और 2-2 घंटा ग्रोसरी शॉप के बाहर हम लाइन में भी खड़े रहते हैं। और ये लाइन में खड़े रहते हम दुनिया भर की बातें करते हैं, ना ही हमारा, कभी कभी तो लोगों का मास्क भी नहीं होता है मुंह के ऊपर, हाथ में ग्लव्स नहीं होते हैं, सैनिटाइजर नहीं होता है, कोई स्कूटर के ऊपर हाथ रख के खड़ा है, कोई रिक्शा को ऐसे पकड़ के खड़ा है, कोई किसी की गाड़ी के ऊपर खड़ा है, गाड़ी के बाजू में ऐसे चिपक के खड़ा है। लॉकडाउन का अगर फॉलो, हम इतने वीडियोस देखते हैं, इतनी जन जागृति देखते हैं, हमारे मोदी जी इतना बोलते हैं, हमारे डॉक्टर्स इतना बताते हैं, उसके बाद भी हम पढ़े लिखे लोग अगर इतना नहीं समझेंगे तो ये केसेस बढ़ने ही वाले हैं। बहुत सारे बिल्डिंग से तो मुझे इतनी कंप्लेन आती है, बिल्डिंग के अंदर यंग बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट भी ऐसे खेल रहे हैं कि बिल्डिंग के लोग वहां पे हमें कंप्लेन करते हैं कि बिंदु बहन इसका कुछ करो। मैंने बोला आप एक ही काम करो, मैं उसका कुछ करूंगी, लेकिन आप मुझे उसके सामने खड़े रह के एक वीडियो बना के मुझे भेजो। मैं अभी 100 नंबर के ऊपर फोन करती हूँ, अभी मैं पुलिस स्टेशन के ऊपर फोन करती हूँ और उनके ऊपर एक्शन लेती हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको ना बोलते हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप एक वीडियो या फोटो निकाल के मुझे भेजो। लेकिन उतनी भी तैयारी बिल्डिंग के लोगों की होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो हमारे बिल्डिंग में हमारा खराब लगेगा। लेकिन आप ये बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जो भी बोल रहे हैं ये बिल्डिंग वालों के, आपके सिटीजन्स और सभी के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो इतना तो स्ट्रिक्ट किसी को भी होना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हम बुरा बनना नहीं चाहते। पॉलिटिशियन को बोलते हैं आप ये करो, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है कुछ भी, और अगर हम बोलेंगे वहां पे पुलिस भी आई और वो सब लोग में से कोई नहीं दिखे तो मैं किसके ऊपर एक्शन लूं? वो चीज भी होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी क्या है? बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि सारे फ्रेंड्स और सभी लोग, बहुत सारे घरों में, मैंने बहुत सारे बिल्डिंग में, मैं ये वैन और हमारा मेडिकल चेकअप के माध्यम से बहुत सारे घरों में और बहुत सारे बिल्डिंगों के पास में जाती हूँ, तो देखती हूँ एक ही घर के अंदर सब ताश खेल रहे होते हैं, बहुत सारी पार्टियां चल रही होती है, ये सब चल रहा होता है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हम सिटीजन की ही है। तो अगर वो चीज हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये संक्रमण बढ़ता ही रहेगा। करने वाले कितनी भी मेहनत कर ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इसके ऊपर हमने स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया तो। आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि जितना एक फर्ज होती है सरकार की, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के सेक्रेटरी है या किसी आम इंसान को खुद से कुछ चीजों का एक्शन लेने के लिए कभी नहीं बोला हुआ, क्या रोका हुआ है? क्योंकि एक फिल्म आई थी जहाँ पे बोला गया था कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद कीजिए। तो ये कोरोना की मारामारी में गवर्नमेंट अपना काम भले करने में चूक जाए, लेकिन हम एक जागरूक जो नागरिक है, क्या हम एक अच्छी चेन नहीं बना सकते? क्या हम अपने एरिया को क्योर नहीं कर सकते? क्या ये चीजों के लिए उनको कोई रोका जाता है? क्या हमको किसी ने मना किया? नहीं, बहुत सारे बिल्डिंग्स, मतलब एक ऐसा शेयर भी आया है कि जो बिल्डिंग के अंदर पॉजिटिव केसेस आते हैं, अभी तक तो ऐसा होता था कि बीएमसी की ओर से वो सारे बिल्डिंग सील होते थे और एरिया भी सील होता था कि 3 या 4 केस एक बिल्डिंग के अंदर आ गया। लेकिन आज की जो तारीख है, आज की तारीख में हम अप्रोक्सीमेट देखने जाए तो 90 से 100, और परसों तो हमारे 129 केसेस घाटकोपर में एक ही दिन में पॉजिटिव आए थे। तो रोज इतने केसेस जो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अभी मेरी जो MOH वगैरह से कंटिन्यू मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, वो हिसाब से मैंने जो बात की वो हिसाब से बोलते हैं कि मैडम अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हमारे BMC के भी बहुत सारे स्टाफ जो है वो पॉजिटिव आने लगा है, और स्टाफ भी हम लोग ने सबका डिवीजन किया है कि आज जो स्टाफ आएगा वो 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा। वो दिन पे अभी 2 दिन जो स्टाफ आया है वो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आएगा।
तो हमारे पास मैन पावर भी कम है, स्टाफ भी कम है, और जितना स्टाफ ऑलरेडी एरिया के अंदर काम कर रहा है उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं। तो सारी बिल्डिंग को सेल करना, एरिया को सेल करना अभी हमारे हाथ में नहीं रहा, क्योंकि 1600 से ऊपर केस तो खाली घटकोपर में आ चुके हैं। और अभी वो चेयरमैन सेक्रेटरी सबको ऐसा आह्वान किया गया है कि अगर आपके बिल्डिंग में कुछ भी केसेस पॉजिटिव आते हैं तो आपके सोसाइटी के नॉर्म्स आप खुद बनाइए, और जो पेशेंट है और उनकी फैमिली है, पेशेंट अगर सीरियस रहेगा तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, C2 में रहेगा तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाता है, और ज्यादा सीरियस नहीं रहेगा और खाली सिम्टोमेटिक है तो घर में रखा जाता है। तो घर में रखा जाता है तो उनका फ्लैट को पूरा वॉलेंटरी उसमें ही सील कर देना चाहिए कि हम लोग 14 दिन, 7 दिन, 10 दिन, पहले 14 दिन था, अभी 7 दिन किया है, तो 7 दिन तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। और वो 7 दिन के अंदर अगर फैमिली का एक मेंबर पॉजिटिव है और उसके बाकी के मेंबर अगर कोई पॉजिटिव आते हैं तो उसके 3-4 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं तो ही उनको टेस्ट कराना है। अगर नहीं दिखते तो एक पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे फैमिली ने उसका टेस्ट करवाना चाहिए। सिम्टम्स आते हैं तो कराना चाहिए। बाकी BMC ने ऐसे नॉर्म्स निकाले हैं कि 7 दिन के अंदर 7 दिन आपको वेट करना है, उसके अंदर कुछ होता है तो कराओ, नहीं तो फिर आप सब ने होम क्वारंटाइन रहना है। आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल किया गया है कि जनता का मानना है कि अगर सारा देश कोरोना की मारामारी से जूझ रहा है और हमारा ये घाटकोपर की जो हालत है बहुत ही ज्यादा बुरी है और बहुत ही एक गलत फेज से गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि घाटकोपर के जितने भी नगर सेवक है इस कोरोना की महामारी के चलते ध्यान में रखते हुए क्या वो सारे नगर सेवक इस समय एक नहीं हो सकते? अगर वो सारे नगर सेवक एक हो जाते हैं तो घाटकोपर को हम बहुत जल्द कोरोना मुक्त कर सकते हैं, तो आप उसके लिए क्या अभिप्राय देंगे? घाटकोपर के सारे नगर सेवक एक नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि घाटकोपर के जो नगर सेवक अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम सब तो यूजुअली 2-3 दिन में एक बार मिलते ही हैं, हम लोग फोन पे डिस्कशन भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन कितना भी लॉकडाउन करने के बाद भी अगर घाटकोपर के लोग अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट जो घाटकोपर को चाहिए वो नहीं होगा। और अभी जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुआ है और जो हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस हमारी खुद की ही होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बार मैं रहती ईस्ट में हूँ, मेरा एरिया घाटकोपर वेस्ट है, तो दिन में 5-6 बार मैं घाटकोपर वेस्ट में जाती हूँ, ईस्ट और वेस्ट का ब्रिज में क्रॉस करके जाती हूँ। तो बहुत सारे सिटीजन ऐसा है जो व्हाट्सएप पे कंटिन्यू घाटकोपर के ट्रैफिक के बारे में हमको बोलते रहते थे, हमको जताते रहते थे कि घाटकोपर में ट्रैफिक की समस्या ऐसी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। वही लोग जो व्हाट्सएप पे बैठे बैठे सबको ज्ञान बांटते थे, वैसे ही लोग अभी रास्ता खाली होने की वजह से वन वे का भी पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर घाटकोपर ईस्ट में से वेस्ट में जाना है, देरासर लेन में मैं निकलूंगी तो सामने से स्कूटर, व्हीकल्स, रिक्शा, कार इतनी स्पीड से आते हैं। अगर हम पूरे ध्यान लगाकर और ध्यान से अगर देख के नहीं चलेंगे तो हमारा खुद का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर इतनी भी जिम्मेदारी घाटकोपर के सिटीजन्स जो नहीं समझेंगे तो बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको समझनी है और समझना चाहिए। जो समझ रहे हैं वो लोग हमें बोल भी रहे हैं कि बिंदु बेन लॉकडाउन करने के लिए कुछ करो, और उन लोगों की बात समझ के मतलब हम रियलाइज तो रोज करते हैं कि वो करना चाहिए। हम बहुत सारे नगर सेवक है, उसमें से कुछ नगर सेवक फील्ड में मेरे साथ है जो हम पिछले 2.5 महीने से 17 मार्च से आज तक घर में एक दिन भी नहीं बैठे, दिन रात हो। रात को भी हम 3 बजे 4 बजे सोते हैं क्योंकि लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटलें फुल है, वेंटिलेटर्स और बेड, वेंटिलेटर्स वाले बेड, ICU अवेलेबल नहीं है, तो रोज हमको 3-4 बजते हैं। तो 24 घंटा हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि ये सिचुएशन क्या है और हम लोग डिस्कस भी करते हैं और करने के लिए भी रेडी है और कर भी लेंगे शायद, लेकिन लोग नहीं समझेंगे तब तक इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। घाटकोपर में हालांकि अभी सबको पता तो चला ही होगा कि आपने 2 क्वारंटाइन सेंटर की ओपनिंग की है,
सो अभी उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कि आज से कामागली का एक मेरे एरिया में जो सम्मानीय पराग भाई को पूरे मुंबई की जिम्मेदारी दी गई है क्वारंटाइन सेंटर को ओपन करने की। पूरे मुंबई में जहां भी खोलना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे एमएलए पराग भाई शाह को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और पहला क्वारंटाइन सेंटर कामागली में खोला गया जो हिंदू सभा रन कर रही है। तो हिंदू सभा में आने वाले जो भी CC2 के जो पेशेंट रहेंगे उनको वहाँ पे एडमिट किया जाएगा और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट, वहाँ पे 110 बेड का क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया है। कल रामजी असर स्कूल के अंदर स्पेशली मेल के लिए दूसरा क्वारंटाइन सेंटर का ओपनिंग किया गया हमारे MP मनोज कोटक साहब की हाथों से और सम्मानीय पराग शाह जी उनके हाथों से वो ओपनिंग किया गया। वहाँ पे 55 लोगों की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध की गई है। तीसरा क्वारंटाइन सेंटर लायंस कम्युनिटी हॉल में स्पेशली लेडीज के लिए किया गया, वो भी सम्मानीय पराग भाई शाह ने किया है और उसका भी कल ही ओपनिंग किया गया। उसकी शुरुआत मुझे लगता है आज से हो गई होगी, आज का अभी का रिपोर्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 100% वो बन के रेडी हो गया था और आज से वो शुरू भी होने वाला था। डॉक्टर की टीम, योगा टीचर की टीम, वहाँ पे लाइट म्यूजिक वगैरह अरेंज किया गया है और बाकी सब जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। और जैसे ही पेशेंट आना शुरू होंगे तो आज से या कल से वो शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश सभी को दिया है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आपके हिसाब से भारत आत्मनिर्भर बने तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जनता को? आत्मनिर्भर की बात से मुझे याद आया पिछले कई दिनों से जिस दिन मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, उसके बाद से बहुत सारे जोक आने शुरू हो गए। घर में काम करने वाली बाई से लेके बाहर फील्ड में काम करने वाले लोगों तक, शेविंग करने वाले या फिर सलून वाला, उसके बहुत सारे लोगों के ऊपर ये सारे जोक आए। लेकिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने की जो बात की है वो बात को अभी हमारे भारत के लोगों ने बहुत सीरियसता से वो बात को समझनी चाहिए। जो सिचुएशन को आज हम फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन में मोदी जी ने हमें ये बताया है कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। फिर अमेरिका में हम जाते हैं तो हम अपना काम सब वहाँ पे भी घर में जिसका घर होगा और जो कोई ग्रीन कार्ड होल्डर रहेंगे, सिटीजन रहेंगे वहाँ के, उन सबको मालूम है कि वहाँ पे सब आत्मनिर्भर ही है। तो भारत में अगर ये बोला जाए तो हमको क्यों हंसी आती है वो चीज में। आत्मनिर्भर बनना मतलब अपना काम हमें खुद करना, और जो चीजें हम चाइना और बाहर के देशों से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो चीज हमने खुद यहाँ पे बनानी है, और वो चीज बनाने के लिए अपने आप को हमें कैपेबल करना है कि हमको दूसरी, आज हम अभी कल मैंने एक वो चीज पढ़ी थी कि चाइना की चीजें नहीं वापरनी, उसका नोटिफिकेशन, उसका बैनर भी चाइना से बन के आ गया है। मतलब वो चीज, तो क्या हम इतने निर्भर हैं क्या उनके ऊपर? मोदी जी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमने खुद हमारे हाथों से बनानी है। वो चीज हमने उपयोग भी नहीं करना है वो चीज का, कि बाहर की चीजों का उपयोग हम कम करेंगे। फिर चाहे अमेज़न हो, मैं तो व्यापारी के बारे में भी ये बात बोलना चाहूंगी कि हमने ऐसा ही ग्रुप और ऐसा ही बनाना चाहिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम आपके बाजू वाले व्यापारी को अगर मालूम है कि विराट भाई ये चीज बेच रहे हैं तो मुझे ये चीज उनके पास से ही खरीदनी है, और मैं जो बेच रहा हूँ मेरे बाजू वाला उसको वो चीज की नीड है तो मैंने अपने ही बाजू वाले से खरीदनी है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का मतलब हमारे घर के ही एक फैमिली मेंबर दुकान के अंदर जो हमारी स्वदेशी चीजें बेचते हैं और घर में बैठे बैठे हम वो सारी चीजें अमेज़न से ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ये चीजें बंद करनी है, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारी चेन बनानी है, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, दूसरे से तीसरे, चाहे वो लॉजिस्टिक हो या कोई भी चीजें हो, हमारे ही लोगों से हमें खरीदनी है, हमारे ही लोगों को हमें बेचनी है,
इसी तरह हमने अगर शुरुआत अपने घर से की तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। मोदी जी भी हमें यही संदेश देते हैं और ये चीज हमने जल्द से जल्द अपनानी शुरू की तो ये जो कोरोना का ये जो 5-6 महीने का जो समय है, जो हमने लॉकडाउन में बंद करके हमने जो नुकसान किया है, इसको हमने रिकवर करने में बहुत सारी हमें ये चीज उपयोगी होगी। आपसे नेक्स्ट सवाल ये किया गया है कि लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों के गरीबों, बेसहारा और कई किसानों के लिए सरकार ने बहुत मदद की है। उसके लिए वो सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन के चलते ऐसे कई छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके 2.5 से 3 महीने के जो व्यापार है, उनका दुकान जो ठप हो चुकी है, जो उनके घर के जो खर्च है अभी के और आने वाले दिनों के वो खर्च वो लोग कैसे अदा कर पाएंगे? क्या उसके लिए सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद मिल सकती है या कोई आशा की कोई किरण उन्हें दिखाई देगी? आशा की किरण में ऐसा है कि 3 महीने का वक्त दिया गया है उनको, लेकिन मैं मानती हूँ तब तक 3 महीने के बाद तो उनको वो चीज़ें, वो जो उनका फिर ब्याज रहेगा या उनका जो भी किसी की होम लोन रहेगी, किसी का ब्याज रहेगा, किसी का दुकान की किसी के बिजनेस की लोन रहेगी, तो वो 3 महीना अगर नहीं भरेंगे तो भी 3 महीने के बाद तो उनको वो रिकवर करके करना ही है। और जो गरीब वर्ग है उनके लिए तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं की है, उनके खाते में पैसे भी जमा हुए हैं केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से उनको राशन भी दिया जा रहा है। हमने, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम सब ने भी हमारे माध्यम से बहुत सारी मदद ऐसे लोगों को की भी है। लेकिन और जो श्रीमंत वर्ग है उन्होंने जो अपनी पूंजी बनाई है उनमें से वो सर्वाइव कर सकते हैं और बाकी सब कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जो छोटे व्यापारी है और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई की मैं बात कर रही हूँ, कि उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नया, ऐसा कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए कि जो जीएसटी अभी वो भर रहे हैं, जीएसटी का हाफ पार्ट केंद्र सरकार में जाता है, हाफ पार्ट राज्य सरकार में जाता है, तो वो जीएसटी अभी जो वो भरे वो 8-9 महीने का जो मार्च अगला आएगा तब तक का जो पीरियड है, वो पीरियड के तब तक वो जीएसटी जो उन्होंने भरी है या भरेंगे, वो पीरियड में वो लोग राज्य सरकार को उसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके बाद का जो समय है, मार्च के बाद, वो छोटे व्यापारी को उन्होंने कुछ रिबेट देना चाहिए। उसमें कितने भी परसेंट वो राज्य सरकार डिसाइड करे कि वो व्यापारी को क्या रिबेट देना है, क्या करना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में 6-8 महीने के बाद भी जब उसको रिबेट मिलेगा तो छोटे व्यापारी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और इसकी वजह से वो बाकी का बिजनेस बढ़ा के वो आगे काम कर सकते हैं। ऐसा मैं फील कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर अगर कोई एक इंसान अगर रेंट पे रहता हो, अभी 3 महीने के लिए आपको बोला गया कि आपको नहीं भरना है, नहीं देना है, आप एक साथ दीजिए, बट अगर वही चीज 9 महीने तक हो जाए, 3 महीने ये और बाकी के 6 महीने, बट उनके पास अगर कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, ऑफिस वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, सो 9 महीने का जब एक कैलकुलेट करके एक फिगर आएगा, 90,000 एक एग्जाम्पल आप पकड़ लीजिए, तो वो बंदा उस टाइम पे 9 महीने के बाद 10वें महीने में वो 90,000 की अमाउंट कैसे धीरे धीरे भर पाएगा? बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। और जो समय हमने लॉकडाउन में निकाला है, जो बिजनेस सारे बंद हुए हैं, ये सिचुएशन आगे जाके हमें सबको, मध्यम वर्ग के लोगों को, आपको, मुझे, हम सबको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। और हम कर ही रहे हैं अभी से। हम सब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी बातें हम सुन रहे हैं, उन सबको ये चीज फेस करनी पड़ेगी और उसमें से रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए मध्यम वर्ग के बहुत सारे लोगों ने तो अभी से ही अपने छोटे मोटे जो बिजनेस करते थे उसमें से अलग बिजनेस करने की शुरुआत भी कर दी है। फिर चाहे छोटा बिजनेस हो, गृह उद्योग हो या कुछ भी हो, जिसकी आवश्यकता आने वाले 6-8 महीनों में है, ऐसे बहुत सारे काम मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरू कर दिए हैं कि हम बाकी का सर्वाइव कैसे करेंगे। और ये खरेखर मतलब सच में डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, लेकिन ये सिचुएशन को हमें सबको मिलकर फेस करनी पड़ेगी।
आखिरी दो सवाल आपके साथ जुड़ेंगे हम कि अभी तक तो हम लोग कोरोना की मारामारी से मुक्त नहीं हुए हैं और ऐसी कई एरिया में जैसे घाटकोपर बोला कोई भी लोकल एरिया में कई दुकानें खुल गई है, उसकी वजह से कई लोग जो पहले कम निकलते थे अब बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगे हैं। उस चीज को अभी तक लोगों ने फेस नहीं किया, लेकिन सरकार ने एक फरमान दिया है 8 जून से हमारा पहला अनलॉकडाउन होने जा रहा है। सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए किस हिसाब से ये फरमान दिया है देश के लिए और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके लिए आपका क्या अभिप्राय है? मुझे लगता है कि 8 तारीख से अभी जो हिसाब से गवर्नमेंट का कल का जो आया है जी उसके हिसाब से 5 तारीख से ऑड एंड इवन साइड पे दुकानें खुलेगी। मॉल्स और मल्टीप्लेक्स और ये सब खुलने के चांसेस खास करके मुंबई रेड जोन में है। राइट। तो मुंबई में ये खुलने के चांसेस तो मुझे नहीं दिख रहे और खुलेंगे भी नहीं और खुलने चाहिए भी नहीं, ऐसा मैं पर्सनली मानती हूँ। बाकी की जो छोटी छोटी रिटेल शॉप है वो खुलेगी और वो खुलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर 1 महीना ये चीज अगर और भी नहीं खुलेगी तो भी आने वाले समय में 1 महीने के बाद भी जो सिचुएशन आज है वो सिचुएशन को अगले आने वाले समय में 6-8 महीने के लिए या 1 साल के लिए आज हम जो आप भी देख रहे हैं ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये सब चीज जैसे हम साथ में लेके बैठते हैं और ये हमारे जीवन की जरूरी चीज वस्तु हो गई है, ये सब चीज को साथ में लेके आगे हमें जीना ही। तो मुझे लगता है कि ये सब की तैयारी हमें करनी है और इसके लिए हम सब ने मेंटली प्रिपेयर होना है कि जैसे रिक्शा में भी जाना है तो रिक्शा में 2 जन से ज्यादा सफर नहीं कर सकते। स्कूटर पे जाना है तो स्कूटर चलाने वाला एक ही आदमी ने स्कूटर चलाना है, 2 आदमी ने सवारी नहीं करनी है। कार के अंदर हम ट्रैवल करेंगे तो कार चलाने वाला और उसके सिवा 2-3 ही जन कार में जा सकते हैं। ऐसे सब नियम बनाए गए हैं, वो नियम को सख्ती से हम सब ने उसका पालन करना चाहिए। आने वाले 1 साल तक जब तक इस कोरोना की महामारी से हम सब लड़ लेते हैं और जब तक हम उससे मुक्त हो जाएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस महामारी से लड़ने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, तब तक हमने ये सब चीजों की आदत डालनी ही पड़ेगी और ये तैयारी के साथ डालनी पड़ेगी। उसकी ये तैयारी है ऐसा मुझे लग रहा है। घाटकोपर के जो रिटेलर शॉप है यानी ईस्ट और वेस्ट के उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि ईस्ट कब खुला रहेगा, वेस्ट कब खुला रहेगा, कौन सी दुकान कब खुलेगी, तो इसका भी एक परफेक्ट शेड्यूल बन के आने वाला है, वो कब तक उनको मिलेगा? घाटकोपर के एरिया में भी वो शेड्यूल बनेगा और व्यापारी लोगों को वो दिया भी जाएगा। ऑड और इवन मतलब घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट ऐसे नहीं रहेगा। ईस्ट है तो ईस्ट में एक साइड की दुकान, रोड के दोनों साइड पे जो शॉप्स है तो एक साइड खुली ऑड इवन डेट में कि आज की डेट में ये लेफ्ट साइड की दुकानें खुली है तो दूसरी डेट में राइट साइड की दुकानें खुलेगी। घाटकोपर वेस्ट में भी सेम रहेगा, घाटकोपर के ये साइड की दुकानें खुली है तो राइट साइड की दुकानें कल खुलेगी, ऑड और इवन डेट में खुलेगी। ऐसा जो मैंने पढ़ा है और मैंने जो समझा है वो हिसाब से 4-5 तारीख से आने वाले समय में इस तरीके से व्यवस्था लगाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल आपके साथ कि जो भी एक कलाकार है वो हमेशा कला के साथ जुड़े हुए हैं और आप भी इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। आपको पता है कि कलाकार के अंदर की कला जब तक कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनता है, तब तक वो कलाकार एक अधूरा रहता है। और अभी के हिसाब से कई कलाकार बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ही कठिन है क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट होते वो सब कामों पे चले जाएंगे, बट कलाकार तो घर पे रहेगा। जब तक उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक तो वो घर पे ही है। तो आने वाले दिन उनके लिए कितने अच्छे आएंगे और उनके लिए क्या अच्छा सरकार की ओर से होगा? कुछ नियोजन बना है कलाकारों के लिए? कलाकारों के लिए अभी कुछ नियोजन नहीं बना है, लेकिन मैं भी एक कलाकार रह चुकी हूँ, लोगों के बीच में काम कर चुकी हूँ, रह चुकी हूँ। इसके लिए उसकी जो व्यथा है वो मुझे मालूम है। और पिछले 15 दिन पहले प्रवीण शेरा जी हम बहुत सारे कलाकारों तक ये माध्यम से पहुँचे भी है और बहुत लोगों को जो हमसे हेल्प हो सकती थी हम लोगों ने की भी है। लेकिन आने वाले समय में कलाकारों के लिए एक
अभी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मैं बहुत सारे कलाकारों से बात भी करती हूँ, उन सब की चिंता भी सुनती हूँ और बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आते हैं। आने वाले समय में अभी जो मैं बोल रही हूँ, जो डिस्टेंसिंग और जो हिसाब से बोला गया है कि आने वाले समय में सिर्फ 50 लोगों के बीच में हम कोई भी शादी का या कोई भी फंक्शन रहेगा तो सिर्फ 50 लोगों के साथ मिलके कर सकते हैं। तो फिर बाकी के जो कलाकार है उनका बजट और वो कलाकारों को सरवाइव करने की थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन और एक विचार मेरे मन में आया है कि जैसे अलग अलग जो ऐप होते हैं, अपना क्या हम लोग अमेज़न प्राइम वगैरह हम लोग देखते रहते हैं, और उसमें से अमेज़न प्राइम और बाकी के बहुत सारे ऐसे ऐप हैं कि अभी लॉकडाउन के समय में हम बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सिटीजन्स उसके माध्यम से हम मनोरंजन कनेक्ट हुए हैं, मनोरंजन के अलग अलग मूवीज ड्रामाज वगैरह देखते रहते हैं और ये करते रहते हैं। तो हमारे जो कलाकार है उसने भी ऐसा एक ऐप बनाना चाहिए, और वो ऐप के माध्यम से हमारे जो लाइव शोज है, अभी भी घाटकोपर में एक ऐसा स्टूडियो भी बनाया गया है कि लॉकडाउन में समय में वो स्टूडियो के माध्यम से मुझे लगता है तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो ऐसा एक ऐप हमने खुद आर्टिस्टों ने डेवलप करना चाहिए। उसमें उसके माध्यम से क्या होगा कि जो हमारे जो अभी तक के ऑर्गेनाइजर होते थे, वो ऑर्गेनाइजर अभी उसके वो ऑर्गेनाइजर के माध्यम से उसके बट अगर ये ऑर्गेनाइजर ऐसे शोज स्टार्ट हो गए वो बजट में, बट आफ्टर लॉकडाउन फिर अगर वो बजट चेंज होता है तो कितना नहीं, पर ये लॉकडाउन अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो आने वाले 1 साल की बात कर रहे हैं। 1 साल में मुझे नहीं लगता कि हम 50 लोगों या 100 लोगों से ज्यादा ये फंक्शन जो हम करते थे, इवेंट करते थे, वो कर पाएंगे। तो ये ऐप के माध्यम से क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजर जो है या तो स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर ही ऑर्गेनाइजर बनेगा और आपके वो शोज करेगा, वो शोज ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा, उसकी रॉयल्टी भी शो करने वाले लोगों को मिलेगी, या तो आपसे वो शो खरीदेगा और उसके पैसे जो भी कलाकार है उनके तक पहुंचेगा। तो ये एक नया माध्यम है जो ऐप हम लोग ने डाउनलोड करके अलग अलग माध्यम से बड़े बड़े शोज भी अगर हम करते हैं तो वो शोज को वो ऐप में ये स्पॉन्सर्स के माध्यम से, ऑर्गेनाइजर के माध्यम से हमने ये करना चाहिए। ये ऐसी एक चेन डेवलप करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं कलाकार, मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये समय भी जल्दी खत्म होगा और आप सब भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए स्टेज पे आएंगे और फिर से एक बार इंडिया मुस्कुराएगा और हम सब बहुत ही हैप्पीली लोगों के बीच में जाकर वापस शो कर पाएंगे। लेकिन जो खराब समय है, ये वक्त हम सबको साथ में मिलकर निकालना है और हम लोगों से भी जितना बन पाता है हम आपके लिए जरूर करेंगे और हम सब आपके साथ ही हैं, आप में से ही एक है, ऐसा ही आप समझे और महसूस करें। जो साथ दे दे सारा इंडिया तो फिर मुस्कुराएगा इंडिया। सरकार जो कहती है वो करो ना, हार जाएगा ये कोरोना, सरकार जो कहती है वो करो ना। दर्शक मित्रों, आज बिंदु बहन हमारे साथ जुड़े ही है और बिंदु बहन एक ऐसी लीडर है जो कभी भी वक्त को नहीं देखती है, सिर्फ हर काम को देखते हैं। तो अगर बिंदु बहन यहाँ पे उपस्थित है और बिंदु बहन को हम थोड़ा ना सुने और बिंदु बहन यहाँ पे आए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आखिरी सवाल है कि आप दर्शकों को फेस टू फेस कुछ अगर बोलना चाहते, कुछ सूचित करना चाहते हैं और इस कोरोना की मारामारी से किस तरह से क्या करना है और प्लीज अपने हर चीजों को स्टेबल कैसे रखे, कुछ संदेश आपके माध्यम से। मैं दर्शकों को, जो हमारे सिटीजन्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलाकार सब है, उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आज विराग शाह ने बहुत ही सारा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये शो के माध्यम से मुझे आपके सामने पेश किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमने क्या किया ये लॉकडाउन के पीरियड में या पॉलिटिशियन होने के नाते हम क्या क्या करते आए हैं,
वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बोलते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं, कहते रहते हैं और करते रहते हैं। और अलग अलग माध्यम से हम आपके सामने आए ही है, चाहे फेस मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ग्रोसरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कम्युनिटी क्लिनिक हो या डॉक्टर आपके द्वार हो, ऐसे बहुत सारे माध्यम से मैं आपके पास आई हूँ। फिर आप अलग अलग माध्यम से मेरे पास आए हैं। किसी को एडमिट करना है, किसी का कोविड का टेस्ट करना है, किसी को डॉक्टर को कुछ बोलना है, बीएमसी में कुछ बोलना है, किसी के और माध्यम रहेंगे। बहुत सारे माध्यम से मैं कंटिन्यू आपके साथ 24/7 जुड़ी हूँ। लेकिन आज जो बात मैंने कही, बहुत सारी बात ऐसी भी होगी जो कड़वी होगी, बुरी होगी, आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैंने क्यों बोली है ये आपने समझना है। ये माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ये बात आप लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की तो आने वाला समय हमारे लिए और भी खराब आ सकता है। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन डरना नहीं है ऐसा भी नहीं है, डरना है और सख्ती से ये सब चीज का पालन करना है। तो जल्दी से हम सब साथ में मिलके इस चीज के ये पीरियड से हम मुक्त हो सकते हैं। इतना ही बोलना है। आप फिर भी आपको बोलती हूँ, जरूरत हो तो ही बाहर निकले, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आप सब अपना ध्यान रखें। और फिर से आज आप सबके और विराग शाह को थैंक यू बोलती हूँ कि आपके माध्यम से इतनी सारी चीजें लोगों को बोलने और लोगों को बताने का मुझे मौका मिला। बहुत ही अच्छा शो है। और आपको और एक एडवाइस देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं घाटकोपर में जो अलग अलग माध्यम से सेवा करते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने ये माध्यम से बहुत सारी सेवाएं की है। उन सबका भी मैं आज धन्यवाद करती हूँ। और आप भी आपके ये शो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचे और सबकी बातों को जानने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। जरूर। मैं तहे दिल से बिंदु बहन का धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमारी जनता के लिए दिया और उनके कई ऐसे सवालों के जवाब आज पहली बार हमने बहुत डिफरेंट लेवल से किया था। तो कई ऐसे सवाल आए थे, उसमें से ऐसे कई सवालों को हमने शॉर्टलिस्ट करके प्रेजेंट किया है। आपने सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। जब भी हमें या हमारी जनता को आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी कोई भी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, हम आपको जरूर याद करेंगे और ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच। सारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने भी अपना कीमती समय हमारे शो के लिए दिया और हमारे साथ जुड़े। बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहना और ऐसी कई शख्सियत के साथ हम आएंगे। और ये आप ही का ही शो है, सवाल कीजिए, जवाब पाइए हमारी अदालत में विराग शाह के साथ। और नेक्स्ट शो कब होगा आपको बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। और ऐसे कई अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं या तो भेज सकते हैं। आपके सवाल मैं उन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जिन्होंने भी अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है, मेरे साथ नहीं जुड़े, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग भी इस शो के साथ जुड़ जाइए। और आपके सभी सवालों के निराकरण करने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। घर रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच बिंदु। थैंक यू।